डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो बीता है वो बहुत अजीब है, बहुत रहस्यमय है और मेरा यकीन कीजिए आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से करनी होगी। बचपन से ही मैं एक गरीब परिवार में पला बढ़ा और मेरे पिता जूतों की सिलाई का काम किया करते थे। जूतों को ठीक करना। वो सड़क के किनारे बैठकर पूरा दिन धूप में काम किया करते थे और कुछ रुपए कमाया करते थे। लेकिन वो हमेशा कहा करते थे, तुम पढ़ना जरूर, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। मेरे पिता मेरी स्कूल की फीस जो काफ़ी कम हुआ करती थी उसे देने में भी उन्हें परेशानी होती, लेकिन फिर भी वो किसी तरह कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लिया करते थे। लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते जो अच्छे खासे अमीर परिवार के होते और उनके पास ऐसी चीज़ें होती जो मेरे पास नहीं होती। उनमें से एक था जूते। मेरे पास स्कूल में जूते नहीं थे। मैं चप्पल पहनकर जाता था, क्योंकि मेरे पिता मुझे जूते दिलवा ही नहीं पाए। टूटे फूटे पुराने जूते कभी कभी मेरे लिए वो ला दिया करते थे जब कोई फेंक दिया करता, और उसे पहनकर मैं स्कूल जाता और बाकी बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। वो इतना चिढ़ाया करते कि मैं कई बार स्कूल से भाग निकलता। घर आकर डांट पड़ती और मैं पिता की गरीबी को देखता, कैसे वो कमाई करते हैं, तो भाग कर दोबारा मैं स्कूल चला जाया करता था। और स्कूल कौन सा, हमारे घर के बेहद करीब था। 2 किलोमीटर दूर था वो स्कूल और मैं भागकर स्कूल सुबह सुबह जाया करता था। कभी कभी नाराज होकर भी घर भागकर वापस आया करता था। इसी कारण भागने की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी मेरी। और यही कारण था कि स्कूल में हर बार जब भी रेस होती मैं फर्स्ट ही आता। जब भी हम खेलते कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। जब मैं 10वीं कक्षा में था, एक टीचर ने कहा था, तुम कोई खेल क्यों नहीं खेलते? मुझे लगता है तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी भागने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है और स्कूल की क्रिकेट टीम में तुम ट्राई क्यों नहीं करते? उन्हें क्या जवाब देता? स्कूल की टीम के लिए खास कपड़े भी चाहिए, बैट बॉल ऐसी चीज़ें भी चाहिए, और मैं इसे कैसे खरीद पाऊंगा? लेकिन हमारी स्कूल की क्रिकेट टीम के कोच बहुत अच्छे थे। उन्होंने ये चीज़ें मुझे मुफ्त में दी, लेकिन मुझसे एक वादा लिया था, तुम मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे। और मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन भागने की रफ्तार तेज थी, क्रिकेट खेलने का तरीका सही नहीं था। हर बार मैं तो तेज भागता, लेकिन दूसरा रन आउट हो जाता। फील्डिंग में भाग भाग कर रन तो मैं रोका करता था, लेकिन ज़रूरी बैटिंग या बॉलिंग होती है। मुझे जब ये पता लगा वो चीज़ मैं कर ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही स्कूल में झगड़ा रहने लगा कुछ बच्चों के साथ, जिनकी जगह मैं ले रहा था। ऐसे झगड़ा बढ़ने लगा। वो बार बार मुझे तंग किया करते और ऐसे 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक निकला था। कुछ बन नहीं पाया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, और नंबर भी कम आया करते थे, क्योंकि उधार में ली गई वो किताबें हर बार मेरे पास नहीं होती। नंबर फिर भी पास होने जितने मैं ले पाया था। सपने थे कॉलेज जाने के, लेकिन मेरे पिता के पास कुछ नहीं बचा था। मैंने अपने पिता को कहा, मैं आपके साथ काम करना शुरू कर दूं? तो मेरे पिता ने कहा, नहीं, तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें लिखाया है, छोटा मोटा ऐसा काम जिसमें ज़्यादा कमाई कर पाओ वो करना शुरू कर दो। मैं कॉलेज में एडमिशन करवा ही नहीं पाया, और जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद धीरे धीरे मुझसे वो दूर होने लगे। और हमारे मोहल्ले के वो लड़के जो कॉलेज में पढ़ते थे मेरे साथ
पहले बहुत ज़्यादा चिढ़कर तंग किया करते थे मुझे। अब भी जब मैं वापस आ रहा होता वो मुझे चिढ़ाते। अरे पढ़ा लिखा मैकेनिक बन गया। अबे बाइक ठीक कर बाइक, पढ़ने लिखने की क्या ही ज़रूरत थी तुझे। मैं एक मैकेनिक के पास काम सीखने लगा क्योंकि वो मुझे कुछ रुपए दिया करता था और मैं मेहनत पूरी करता, बाइक को जल्दी से जल्दी ठीक करता क्योंकि मेरी रफ्तार तेज थी, ना सिर्फ भागने की बल्कि काम करने की भी। धीरे धीरे मैं कुछ रुपए कमाने लगा। मैंने सबसे पहले जूते लिए थे, ना सिर्फ अपने लिए, अपने पिता के लिए भी, अपनी माँ के लिए भी। फिर ठीक ठाक कपड़े खरीदने लगा था, भले ही पुराने, लेकिन अब अच्छे कपड़े पहन तो सकता था ना। मैकेनिक बन गया था मैं। वहाँ मैंने छोटी किराए पर दुकान ली, सारे टूल्स लिए और मैं खुद बाइक ठीक करने लगा और इससे ठीक ठाक कमाई होने लगी। जिंदगी में बदलाव होने लगे। मेरे पिता बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं मेहनत बहुत ज़्यादा किया करता था। शायद यही कारण था कि मेरे दोस्त, वो लोग जो मुझसे पहले जलते थे, उन्हें बुरा लगा कि मेरे पैरों में जूते कैसे आने लगे, मेरे शरीर पर कपड़े कैसे आने लगे। जब मैं वापस आया करता काम से 8 बजे या 9 बजे, वो मेरा पीछा करते, मुझे पीटने की कोशिश करते, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश करते। और मैं क्या कर सकता था? एक ही तरीका मुझे आता था, भागना। बचपन से ही मैं लड़ता नहीं था, भागता था। मैं कपड़े अपने फटवाना नहीं चाहता था, पिटना नहीं चाहता था। इलाज के लिए मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे। अब भी मैं कंजूस था, पैसे बचाना चाहता था, तो लड़कर मेरा क्या फ़ायदा? कुछ गालियां देंगे तो चुपचाप निकल जाता। लेकिन अब तो वो पीटने की कोशिश कर रहे थे, कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। 1-2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद मैं समझ गया, उन्हें देखूंगा तो भागना शुरू कर दूंगा। वो मेरा नुकसान करेंगे, कुछ ना कुछ छीन लेंगे, कपड़े फाड़ देंगे, पीट देंगे। ऐसा हर रोज़ थोड़ी ना हो सकता है। तो मैंने उन्हें देखते ही भागना शुरू कर दिया। भागते भागते अपने मोहल्ले से आगे तक निकल गया मैं। वो 10 लोग थे। मैं जानता था जब वो मुझे पकड़ लेंगे आज तो बहुत ज़्यादा पीटेंगे, क्योंकि आज मैं कुछ रुपए जेब में लेकर आया हूँ। आज मेरी दुकान पर बहुत ज़्यादा बाइक आई थी, काफ़ी ज़्यादा काम किया और वो रुपए छीनने की कोशिश करेंगे। मैं कंप्लेंट करूँगा भी तो कहाँ पर? उसके बाद मुझे लगा मुझे कहीं छिपना चाहिए। वहाँ खाली सुनसान जगह पर एक ही जगह छिपने के लिए थी जहाँ शायद वो आने वाले नहीं थे, कब्रिस्तान। वहाँ बड़ा कब्रिस्तान था और इसे भूतिया कब्रिस्तान भी कहा जाता है। रात के वक्त इस तरफ आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। मुझे लगा बस शायद इसी से मैं बच सकता हूँ। मैं दीवार फांदकर दूसरी तरफ जा चुका था। उस कब्रिस्तान में छिपने के लिए जगह बहुत ज़्यादा थी। कई पेड़ लगे हुए, कई ऊंची ऊंची कब्रें बनी हुई। ऐसे ही एक पेड़ के नीचे मैं छिप गया और मैंने देखा दीवार के ऊपर चढ़े हुए उन लोगों को। वो 10 थे, 10 लड़के जो मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत टूट गई। कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ने के बाद जब एक ने कहा, अबे ये तो कब्रिस्तान है, ये तो वही वाला भूतिया कब्रिस्तान है, छलांग लगाकर भागे। ऐसे भागे, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई इस तरफ आने की। और मुझे लगा बस 20 से 25 मिनट यहाँ पर छिपा रहूँगा, वो आएंगे ही नहीं। उसके बाद पीछे वाले रास्ते से घर की तरफ जाऊँगा। 20 मिनट वहाँ पर बैठना इतना मुश्किल होगा मुझे पता नहीं था। पहले वो पेड़ हिलने लगा। जब वो पेड़ हिला मुझे लगा कोई चमगादड़ होगा जो उड़ता हुआ उस पेड़ के ऊपर आकर बैठा होगा। परों के हिलने की आवाज़ सी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे उस पेड़ के ऊपर कोई चढ़ा हुआ हो। कब्रिस्तान में हर तरफ लाइट ज़रूर लगी हुई थी, लेकिन मैंने ऊपर की तरफ मुंह करके देखा ही नहीं था। नज़रें जब ऊपर की तरफ गईं, उस पेड़ के ऊपर बैठी मुझे एक लड़की नज़र आई जो भयानक दिखने लगी थी। और ऐसी कहानियाँ इस कब्रिस्तान के बारे में सुनाई जाती हैं कि इस कब्रिस्तान में रात को जिन्न नज़र आते हैं, भूत नज़र आते हैं, चुड़ैलें नज़र आती हैं। कहानियाँ अलग अलग थीं, कुछ अतरंगी थी, कुछ डरावनी थी, लेकिन हर कहानी में एक समानता ज़रूर थी। कुछ ना कुछ तो है
जो डराता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मेरी नजरें उससे हट नहीं रहीं और जैसे उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, जब आंखें खोली तो लाल चमकदार उनसे निकलने लगी रोशनी। मेरी तो सांस रुक गई। मैं हिल नहीं पा रहा था और ऐसा अमूमन होता है जब मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं, मेरा शरीर अकड़ जाता है। ऐसा अकड़ा मेरा शरीर कि मैं हिल ही नहीं पाया और उसकी तरफ देखता रहा। वो गुस्सा हो गई, उड़ती हुई मेरे सामने आई और खड़ी होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, जिंदा तो हो ना, मर तो नहीं गए? मैं बोला, नहीं नहीं। उसने कहा, तुम्हारी आवाज बंद बंद सी हो गई है, तुम्हारी जान निकलने वाली है। करूं मदद? मदद तो मुझे करनी होगी ना, तुम्हारी जान अटकी पड़ी है। अगर तुम भागे नहीं तो तड़प तड़प कर मरोगे। तो मैं सोचती हूं भाग नहीं रहे तो मार ही देती हूं। उसके शब्द यही कह रहे थे कि भागो भागो, तो मैंने भागना शुरू कर दिया। एक ही तो चीज थी जो मुझे सबसे अच्छे तरीके से आती थी, भागना। और यकीन कीजिए उसने मेरा पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे भागने की रफ्तार के आगे कोई चीता भी टिक नहीं सकता। मैं ऐसा भागा, वो 7 फुट की दीवार थी, उसे बिना छुए पार कर दिया मैंने। इतनी ऊंची छलांग जिंदगी में कभी नहीं लगाई थी, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए आपके अंदर भी कुछ ताकत पैदा हो जाती है। बस वही थी जिसने मुझे बचाया। भागा मैं 5 मिनट में घर पहुंच गया। सांस रुकी हुई थी, लेकिन अपनी मां का वो चेहरा, वो बीमार थी और उतरा हुआ उनका चेहरा, मेरे डरे हुए चेहरे को देखकर जो बना हुआ। मैंने कहा, मां कुछ नहीं, वो मैं भाग कर आया हूं, भागना अच्छा लग रहा था इसलिए, बाकी कोई बात नहीं, किसी ने मुझे आज परेशान नहीं किया। तब मेरी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मां ने मुझे खाना दिया। खाना खाते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैं उन लड़कों से भी डरा हुआ था, अब चुड़ैल से भी डरा हुआ था। कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। मेरी माँ बाप का और कोई नहीं है, मेरे सिवा उनकी मदद कौन करेगा? वो तो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे ना। पूरी रात मुझे बुरे बुरे सपने जरूर आते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके अगले दिन सुबह सुबह मैं काम पर गया और उन लड़कों को मैंने रास्ते में देखा। भीड़ में वो अच्छे बनकर रहते थे, अपने मोहल्ले में घर वालों के सामने अच्छे बनकर रहते थे। रात के वक्त जब मैं वापस घर आ रहा होता, बुरे तो वो तब बनते थे। सबसे बचते हुए अपना असली चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहते थे कि एक गरीब को किस तरह से परेशान करते हैं। तो दिन के वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को फिर से काम ज़्यादा था, कमाई तो अच्छी हुई। फिर से वापस आते वक्त डर यही, वो मुझे पकड़ेंगे, वो मुझे डराएंगे, वो मुझे पीटेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। क्या करूं? रास्ते में वो मिल गए। मैंने भागना शुरू कर दिया। पीछे से घुमाया, आगे से घुमाया, वो पीछा करने लगे। एक तो साइकिल पर था, लेकिन मेरी रफ्तार ज़्यादा तेज थी। एक तरीका मिला मुझे फिर से उनसे बचने का, पीछे वाले मोहल्ले तक भाग कर निकलना और कब्रिस्तान में छिप जाना। फिर से मैंने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार उस पेड़ के पास जाना नहीं चाहता था। दीवार के पास ही मैं छिप गया, लेकिन वो कमीने थे। दीवार पर चढ़े और झांकने लगे। अबे ये तो यहाँ है, पकड़ो पकड़ो। मैं पीछे की तरफ भागा। मैं उस पेड़ के पास चला गया और दूर से एक लड़का कहने लगा, अबे पागल पागल, वहां क्यों जा रहा है? अबे मरना चाहता है क्या? अबे उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। ये कहकर वो भागा। बाकी भी उसके साथ भागे। मेरी टांगें कांप रही थीं, क्योंकि उसकी बातें सच थीं। इस पेड़ पर चुड़ैल रहती है, मैंने तो अपनी आंखों से देखी है। फिर क्या था, मेरी कांपती हुई टांगें और दीवार के बाहर से आ रही वो आवाज़ें। वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब यहाँ से निकलूँगा, डर कर भागता हुआ, और वो पकड़ लेंगे। मैं कांप रहा, छिपा हुआ, ना कुछ कर सकता। और ऊपर जब पेड़ हिला, मेरी चीख निकल गई। बाहर से हंसने की आवाज़ आई और वो दीवार पर चढ़े इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब भागता हुआ उस तरफ जाता हूँ। वो चुड़ैल पेड़ पर चढ़ी, वो लाल आंखें, मुझे घूरती हुई वो आंखें, और मैं नीचे बैठा हुआ अकड़ चुका था, मुंह भी मेरा खुला हुआ। फिर से
उस पेड़ से लटक कर नीचे की तरफ आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आज तो नहीं बचने वाले, आज तो मार ही डालूंगी। कल तो तेज भागे थे, बड़े तेज भागे। मुझे लगा चलो बच्चे से गलती हो गई है जो इस तरफ आया है, लेकिन आज तुम बचने वाले नहीं। मरने वाले हो तुम, मरने वाले हो, बताओ कैसे मारूं? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, छोड़ दो, छोड़ दो। उसने कहा, तो भागो, भागो, बाहर भागो। मैं बाहर की तरफ दीवार को देखने लगा। वो जो लड़के थे ना, बाहर से आवाजें कर रहे, आजा आजा। मैंने उस चुड़ैल को कहा, बाहर भी तो मौत ही है, वो मुझे पकड़कर पीटेंगे। उसने कहा, तुम यहां से भागते हो या मैं तुम्हें मारूं? मैं ना तो बाहर जा सकता था, ना यहां रुक सकता था। शरीर मेरा जमा हुआ और मैं कंफ्यूज था, क्या करूं? जब कंफ्यूज मैं होता हूं तो टांगे काम नहीं करती। मैं वहीं पर अकड़ा हुआ। वो मुझे डराए जा रही, लंबे लंबे नाखून निकाले और कहने लगी, खून बहुत स्वादिष्ट होगा तुम्हारा। उम्र क्या है तुम्हारी? बताओ तो जरा, उम्र क्या है? मैंने कहा, 21 साल। 21? उसने कहा, हाँ तो ये अच्छा है, 21 साल का लौंडा, जवान खून होगा तुम्हारा। जवान खून पीने में मजा ही बहुत आएगा। मेरी ये बातों से शायद उस चुड़ैल को ऐसा लगा कोई और भी यहां पर है। फिर क्या था, उड़ती हुई उस दीवार पर जाकर बैठी और चीखों की आवाजें बाहर से आईं। वो सब ऐसे डर कर भागे, पूरी तरह से शांति हो गई। फिर उड़ती हुई पेड़ पर आकर बैठी और कहने लगी, वो तो गए, अब कोई गवाह भी नहीं बचा। अब तो तुम्हें चीर कर मारूंगी, चीर कर। अब इतना साफ था, बाहर कोई नहीं है। मैंने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया, वो मेरे पीछे पीछे। लेकिन बताया ना मैंने, मेरे भागने की रफ्तार इतनी तेज है, दीवार फांदी मैंने, मैं भाग निकला वहां से। घर पहुंचा, किसी को बताना चाहता था मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन किसे बताता? मेरी माँ तो पहले से बीमार थी। हाँफता हुआ मैं, मेरी माँ कहने लगी, क्या हुआ? फिर से उन्होंने परेशान किया ना? मैंने कहा, नहीं माँ नहीं, तुम्हें कहा तो है भागना मुझे पसंद है ना माँ, तो भाग कर आया हूं। देखो पतला हूं ना, अच्छा दिखने लगा हूं ना, भागते भागते सेहत अच्छी होने लगती है। अपने पिता से भी ये छिपाया कि मेरे साथ क्या चल रहा है, कितनी नर्क की जिंदगी जी रहा हूं, डरते डरते। लेकिन खाना खाने के बाद उस रात सोने की कोशिश की मैंने, और बार बार वो ख्याल मेरी आंखों के सामने आते रहे। अब वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वो मुझे पकड़ेंगे और पीटेंगे बहुत ज़्यादा। कहीं मार ही तो ना दे, मार ही ना दे मुझे। बेवजह डरावने ख्याल आते हैं रात को। आपको जल्दी सो जाना चाहिए। मैं सोया नहीं, इसीलिए और ज़्यादा डरता रहा। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी तो फिर से अच्छे ख्याल आने लगे। अरे टांगे चल तो रही हैं, मार थोड़े ना देंगे, भाग निकलूंगा मैं। पूरी रात सो नहीं पाया तो दुख था मुझे। सुबह सुबह मैं दुकान पर चला गया, वहां से उनके सामने निकल कर गया। वो घूर रहे थे और उनके हाथ में बेसबॉल का बैट, क्रिकेट बैट, क्रिकेट विकेट, वो ये सामान मुझे पीटने के लिए पकड़े बैठे थे। लेकिन दिन के वक्त कुछ नहीं कहा। अपनी दुकान पर काम करते वक्त मेरी टांगे कांप रही। मैं डरा हुआ, मैं घबराया हुआ, लेकिन काम करते करते फिर से अंधेरा हो गया। दुकान बंद कर रहा था, वो एक कोने में मेरा ही इंतजार कर रहे। निकलकर मुझे उसी तरफ से जाना था, घूम कर जाने का कोई और रास्ता नहीं। मैं क्या करता, कैसी जिंदगी है मेरी, क्या करूं? आज ऐसा करता हूं, मुकाबला करूंगा और बहादुरों की तरह कहूंगा, मार डालो मुझे या मेरा रास्ता छोड़ दो। मैंने ऐसा ही किया। चौराहे पर पहुंचते ही मैंने कहा, मार डालो मुझे या रास्ता साफ करो। उन्होंने रास्ता साफ नहीं किया। विकेट उठाकर, बैट उठाकर मेरी तरफ भागे और मैं, जैसा मैंने सोचा था, एक हिम्मत वाला बन के खड़ा रहूंगा, मैंने वैसा नहीं किया। मैं भाग निकला। मेरी भागने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसका इस्तेमाल किया। अपने मोहल्ले की तरफ भाग रहा था। उन कमीनों ने रास्ता रोका हुआ था तो मुझे फिर से उसी कब्रिस्तान में छिपना पड़ा। दीवार को फांदते ही मैंने उनको तितर बितर होते हुए देखा। मुझे लगा अब पेड़ के पास जाऊंगा ही नहीं, कब्रिस्तान में इस दीवार के इस तरफ ही रहूंगा। और वो चुड़ैल तो पीछे है ना,
उसे पता नहीं लगेगा। जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया मैंने समझ गया वो सब क्यों डर कर भागे हैं। दीवार के ऊपर बैठी हुई वो चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, शिकार आज खुद आया है, मुझे इंतजार ही था तुम्हारा। मैं जानती हूं तुम मुझे कुछ नहीं समझ रहे, इसलिए आज भागने का कोई मौका नहीं, मार डालूंगी आज। बताओ, गर्दन को काटूं, छाती को काटूं, या सिर्फ खून पीऊं, या जला डालूं? बताओ बताओ, मरना कैसे चाहते हो? मैं उसकी तरफ देखकर इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैंने उसको कह दिया, तुम ऐसा करो, मार ही डालो, अब मुझे मार ही डालो। अब तुम मारोगी या वो मारेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस इतना एहसान कर दो, दर्द मत देना, बिना दर्द के मौत देना। लो, मैं बाजुएं खोलता हूं, तुम छाती पर वार करो। वो सामने बैठी देखे जा रही थी और फिर कहने लगी, देखो मैं मार डालूंगी, बात मजाक की नहीं है, सच में मार डालूंगी। बताओ, भागना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, अब यहां भी तुम आने लगी हो दीवार के पास, और मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं है। यहां तक वो भागकर मेरे पीछे आते हैं, यहां मैं छिप जाता हूं, और ये तरीका मुझे सही लगा कि यहां दीवार के पीछे छिपूंगा और यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन तुम तो रात के वक्त कब्रिस्तान के किसी हिस्से में आने नहीं देती, तुम मार ही डालो ना, वो मार डालेंगे मुझे। फिर वो चुड़ैल ने कहा, देखो आखिरी बार कह रही हूं। मैंने कहा, वार करो ना, वार करो, छाती आगे है मेरी, वार करो। वो कुछ समय शांत रही, मेरी तरफ देखती रही और फिर कहने लगी, तुम हो तो मासूम, इतना तो मान गई। डराने की कोशिश की मैंने, लेकिन तुम मजबूर हो, इसलिए तुम्हें यहां पर आना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब से तुम यहां आ सकते हो, लेकिन उस पेड़ के पास मत आना। इस दीवार के पास चाहे जितना समय बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। मैं तो चली, उड़ती उड़ती उस पेड़ पर चढ़ गई, उस पेड़ पर बैठे रही, मुझे देखती रही, और मैं दीवार के बाहर झांक झांक कर देखता रहा, कोई वहां पर मौजूद तो नहीं, लेकिन सब डर कर भाग चुके थे। फिर मैं भी दीवार फांद कर वहां से चला गया। फिर क्या था, अब उसने हामी भर दी थी, उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि एक तरह से उसका फायदा ही हुआ। अगले दिन भी भागकर मैं उस कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ गया। कोई भी उस दीवार के इस तरफ आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो दूर से निकल गए, क्योंकि उस दीवार के ऊपर उड़ती हुई वो चुड़ैल आकर बैठ जाया करती थी और डराती थी अंधेरे में। लेकिन इस तरफ मैं बैठा हुआ झांकता रहा, और पीछे पेड़ पर बैठी हुई वो चुड़ैल मुझे साफ दिखी, मुझे देखकर मुस्कुराई थी, उसके सफेद दांत नजर आए थे मुझे, लेकिन थी बेहद भयानक। वहां कुछ समय बैठा और उसके बाद जाने से पहले मैंने उसे आखिरी बार अलविदा कहा। फिर वो देखती रही, मैं चला गया। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। मेरे बचने का तरीका ही बहुत बढ़िया था। मैं घूमकर इस कब्रिस्तान के पास आता और कोई हिम्मत नहीं कर पाता। वो दूर निकलने लगे और डरने लगे, और मैं यहाँ बैठने लगा। अगले 10 दिनों तक ये सब होता रहा। उसके बाद एक बार तो भागते भागते वो आ गए थे दीवार के पास। मैं दीवार पर चढ़ने वाला था, मेरी टांगे पकड़ ली। बस फिर क्या था, मुझे लगा मैं गया। एक तो उस विकेट को मेरी पीठ पर मारना चाहता था। फिर क्या था, वहां जो मैंने देखा वो हैरान करने वाला था। उसकी विकेट उसकी हाथ से निकली और चुड़ैल के हाथ में, जो दीवार पर चढ़ी हुई थी। मैं आधा दीवार पर चढ़ चुका था और वो मेरी पीठ पर बैठ गई और उन्हें कहने लगी, ये मेरा शिकार है, इसे अगर तुम में से किसी ने हाथ लगाया तो मैं मार डालूंगी। चीखे वो, ऐसे चीखे, भागने लगे। और वो चुड़ैल का निशाना, विकेट जो थी उसने घुमा कर मारी एक के सर पर, नीचे गिरा, सर से निकल रहा खून। भागे सब वहां पर। ये मैंने नहीं किया था, ये तो चुड़ैल ने किया था। फिर वो उड़कर पेड़ पर चली गई, मैं दीवार के पीछे छिप गया। कुछ समय उसे देखता रहा। माना चुड़ैल थी, लेकिन मदद की थी उसने, इसलिए पेड़ के पास चलकर गया और वो कहने लगी, यहां पर क्यों आए हो? तुम्हें तो मैंने कहा है ना दीवार के पास छिप जाया करना, कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा, बात वो नहीं है, तुम भले ही चुड़ैल हो, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, मैं धन्यवाद कहना चाहता था। और तुम जिस तरह से मेरी मदद कर भी रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं।
वो नीचे उतर कर आई और कहने लगी, मेरे लिए आखिर तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं है मैं एक चुड़ैल हूं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा तो तुम मुझे परेशान ही कर सकते हो, और तो कुछ नहीं। इसके बाद मैंने उसको कहा, तो मैं यहां पर कल आऊंगा, कल पक्का कुछ ना कुछ करके तुम्हें खुश जरूर करूंगा। इस तरह मैं उससे बातें करना चाहता था, लेकिन वो तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई, मुझसे बात करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद मैं निकलकर घर आ गया। थोड़ा खुश भी था, चलो किसी ने मेरी मदद तो की, वरना गरीबी में कोई मदद ही नहीं करता। इंसान ने तो मदद नहीं की, एक चुड़ैल ने ही कर दी, और मुझे चुड़ैलों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। घर आने के बाद खाना खाया और उस दिन नींद बहुत अच्छी आई। कोई मिला था मदद वाला तो खुश तो होना ही था। अगले दिन फिर से वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ आ रहा, पीछे ही रुक गए और कहने लगे, अबे तू मरना तो नहीं चाहता? रोज भागकर कब्रिस्तान चला जाता है, वो तुझे मार डालेगी। तुझे पकड़ा तो था उसने, मारा नहीं। आखिर तू उससे बच कैसे जाता है? मैं मुस्कुराया और दीवार फांद कर चला गया। वो पीछे ही मुड़ गए। वो समझ चुके थे बचने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। मैं उस पेड़ के पास पहुंचा और उड़ती हुई मेरे पास आ गई। वो चुड़ैल सामने बैठी थी और मैं कहने लगा, देखो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। वो कहने लगी, क्या? मैंने कहा, पकौड़े। वहां हमारी जो दुकान है ना, उसके बिल्कुल सामने गुड्डू पकौड़े वाला, उसके पकौड़े सबसे ज्यादा स्वाद होते हैं, तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हें भी अच्छे लगेंगे। मुझे लगा तुम्हें खिलाता हूं। वो हंसी थी या वैसे ही आवाज आई, लेकिन कहने लगी, मैं एक चुड़ैल हूं, कोई साधारण लड़की नहीं। तुमने समझा क्या है मुझे? लेकिन चलो फिर भी इरादे अच्छे थे। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। जैसे इंसान होते हैं वैसे तुम चुड़ैल कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना। उसने हंसते हुए कहा, कहीं और से नहीं आई हूं, तुम जैसे में से ही आई हूं। मैं पहले लड़की थी, लेकिन मरने के बाद कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, तो मेरी आत्मा भटकने लगी, और भटकती हुई आत्मा कोई रूप ले सकती है, तो मुझे ये चुड़ैल का रूप मिला और मैं इस पेड़ के साथ बंध गई। तुम मेरा असली रूप देखना चाहते हो? मुझे लगा इससे भी ज्यादा डरावना होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, असली नहीं देखना चाहता। लेकिन उसने अपना असली रूप दिखाया। वो मेरे सामने एक साधारण लड़की के रूप में थी। मैं उसे देखता जा रहा। एक तो दिखने में अच्छी थी और एक नर्स के कपड़े पहने हुए। मैंने कहा, ये क्या, तुम तो साधारण लग रही हो। उसने कहा, हाँ, जब मैं मरी थी इन्हीं कपड़ों में थी। मुझे परेशान किया जा रहा था और मैं किसी को पसंद करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, तो मैंने अस्पताल की बिल्डिंग से ही छलांग लगा दी। फिर क्या था, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे बाद में एहसास हुआ और मैं कहीं और जा भी नहीं सकती थी। फिर इस कब्रिस्तान में मुझे दफनाया गया और इस पेड़ के साथ एक चुड़ैल बनकर मैं भी जुड़ गई। मैंने कहा, तुम्हारा नाम भी होगा फिर तो? उसने कहा, हाँ, मेरा नाम आफरीन है। मैंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें चुड़ैल ही कहने वाला था। वो हंसकर कहने लगी, कह तो वो भी सकते हो, अब चुड़ैल ही हूं, नाम तो जिंदा का होता है ना। मैंने कहा, नहीं नहीं, भले ही तुम मर चुकी हो लेकिन तुम अच्छी हो। चलो अब ये पकौड़े खाओ, अब तो असली रूप में आ गई हो ना। वो हंसती हंसती कहने लगी, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। चलो ऐसा करो, ये पकौड़े मुझे खिलाने की कोशिश करो अपने हाथ से। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कभी किसी लड़की को छू नहीं पाया था, और किसी लड़की को ऐसे अपने हाथ से मैं खाना खिलाऊंगा, सोच ही नहीं सकता। और वो तो अच्छे घर की लग रही थी, काफी अमीर भी लग रही थी। एक नर्स होगी या नर्सिंग कर रही होगी, मेरी औकात से बाहर। तो हाथ मेरे कांपने लगे। मैंने कहा, तुम खुद ही खा लो ना। उसने कहा, नहीं, तुम अपने हाथ से खिलाओ। दिल में लड्डू से फूटने लगे। भले ही वो मरी हुई थी, लेकिन पकौड़ा उठाया मैंने, उसके मुंह में डाला और पकौड़ा पीछे गिर गया। मैंने कहा, अरे अरे माफ करना, वो हाथ इधर उधर हो गया, कांप रहा है ना। वो देखने लगी मेरी तरफ। मैंने एक और पकौड़ा उठाया, उसके मुंह में डाला, पीछे गिर गया।
मैंने कहा अरे अरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने फिर से एक पकौड़ा उठाया, उसके मुंह में बड़े ध्यान से डाला, लेकिन उसके मुंह से निकलकर नीचे गिर जाता। नीचे पकौड़ा गंदा। मैं फिर से पकौड़ा उठाकर मुंह में डालने लगा। वो गुस्सा हो गई। तुम्हारा दिमाग है या नहीं? समझ क्यों नहीं पा रहे? मैं मरी हुई हूं और ये खाना जिंदा के लिए होता है, मुर्दों के लिए नहीं। तुम मेरे मुंह में कोई खाना डाल ही नहीं सकते। क्या पागलपन लगा रखा है? फिर मैंने उसको कहा अरे माफ कर देना, माफ कर देना, मुझे पता नहीं। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी, मेरी तरफ देखती जा रही थी और हंसती जा रही थी। ऐसे हमने बहुत समय तक बातें की। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका था। वो कहाँ पर रहती थी, मर चुकी है, उसके माँ बाप आखिर क्या कर रहे होंगे वो जानना चाहती थी। और अगले दिन मैंने वो जानकारी जुटाई। उसकी एक बड़ी बहन थी। अब उसकी बड़ी बहन की इस साल शादी हुई है और उसकी मौत को 3 साल हो चुके हैं। ये लड़की 3 साल पहले मरी थी, तब से चुड़ैल बनकर इस पेड़ पर बैठती है। बस अपने घर की जानकारी लेकर काफ़ी खुश हुई और मुझसे भी खुश थी। मैं उसकी इतनी मदद कर पाया काफ़ी थी। लेकिन एक शाम मैं उसके पास जा ही नहीं पाया, क्योंकि उन लड़कों ने मुझे एक चौराहे पर घेर लिया। मुझे लगा था मैं कब्रिस्तान की तरफ निकल जाऊंगा और पीछे से घूमकर उससे मिलकर वापस घर आऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे उस चौराहे पर घेरा जहां से मैं भाग कर निकलता था और उन्हें पता लग गया था। बस फिर क्या, मुझे पीटने लगे, बहुत ज़्यादा पीटा। लेकिन पिटने के बाद भी मेरे चेहरे पर निशान थे और मैं घर जाना नहीं चाहता था। मैं कब्रिस्तान जाना चाहता था। उससे बातें करके थोड़ा अच्छा महसूस होता था, तो मैं उसके पास गया और मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि मेरे साथ ये क्या हुआ और मैं आखिर उसके पास आया क्यों नहीं। फिर क्या था, उसका गुस्सा बहुत भयानक, और वो कह रही थी मैं उनसे बदला ले सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और ये काम काफ़ी मुश्किल वाला है, शायद तुम ना मानो। उसके गुस्से में था कि वो बदला ले और उसने कहा मुझे अपने शरीर पर हावी होने दो, मैं वादा करती हूँ नुकसान नहीं करूँगी। मैंने हामी भर दी। मैं मासूम था, कोई भी पागल इंसान ये काम नहीं करेगा, एक चुड़ैल को अपने शरीर पर हावी होने नहीं देगा। लेकिन वो शरीर पर हावी हुई और अगले दिन वो 10 थे, मैं अकेला। वो मुझे पीटना चाहते थे, लेकिन कांड हो गया। उन 10 को मैंने जब पीटा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। उठा उठा के पटका था मैंने, उठा उठा के। उस चुड़ैल की ताकत मेरे अंदर थी, और जब किसी मजबूर को पहली बार ताकत का एहसास होता है ना, वो बौखला जाता है। मैंने भी ऐसा पीटा, उन्हें ऐसा पीटा। चुड़ैल मेरे अंदर ताकत पैदा कर रही थी और उसके बाद मैंने पीटा और वो चुड़ैल मेरी पीठ के पीछे उन सबको नजर आई। और फिर मैंने कहा था मैं सबको मार भी सकता हूँ। सबकी पतलून गीली हो गई और माफ़ी मांग कर भागे और पूरी समस्या की जड़ खत्म हुई। उसी रात मैं उसके घर भी जाकर आया था और बेल बजाकर उसके माँ बाप जब बाहर निकले, बस वो चुड़ैल सिर्फ देखना ही चाहती थी। मैंने उनको कह दिया अरे माफ़ कीजिए, मैं तो किसी और घर आया था, आप कौन हैं? बस इस तरह बहाना लगाकर बातें करके निकल आया। वो खुश थी, वापस कब्रिस्तान में उसी पेड़ पर दोबारा चली गई, लेकिन खुश। और उसने कहा अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भी खुश, मेरे शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उससे दोस्ती सी हो गई थी, अपनेपन का एहसास हुआ था। और फिर उसने मुझे बेइज्जत भी बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि जब वो मेरे शरीर पर हावी हुई थी, मेरे दिमाग पर भी हावी हुई और बचपन से लेकर अब तक की हर एक घटना उसने पढ़ ली थी। फिर मुझे बेइज्जत भी कर रही और समझा भी रही। भागने का इतना ही शौक था तो सामने वाले की तरफ भागो ना, टक्कर मारकर गिराओ, दूसरी तरफ क्यों भागा करते थे? और सिर्फ भागना ही सीखा और कुछ नहीं सीखा। और लड़कियों के सामने तुम्हारी टांगें क्यों कांपा करती थी? हर एक बात उसे पता थी। हर एक लड़की का छोटा मोटा राज तो होता है ना, उसे हर राज पता लग गया। बेइज्जत किया, फिर अच्छी बातें भी की, और कोई ऐसा भी था जो हर बात जानता था। एक दोस्त की तरह मैं बातें कर सकता था। अगले 20 से 25 दिनों तक मैं उससे मिलता रहा, बातें करता रहा, मिलता रहा,
बातें करता रहा। फिर मुझे कब उससे लगाव सा हो गया मैं नहीं जानता, और उस रात मैंने उसे कहा था, देखो मैं कभी किसी लड़की के पास नहीं गया, अब झूठ क्या बोलूं, तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। अब तुम बताओ क्या कुछ हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम तो मर चुकी हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब मैं क्या करूं? किसी लड़की को इस तरह से पसंद दोबारा मैं कर नहीं पाऊंगा, तुम मेरा पहला प्यार हो। और उसने कहा, तुम पागल हो, मुर्दा से प्यार करोगे तो फल क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मुझे दोस्त की तरह समझो। मैं गुस्सा हो गया, नाराजगी हुई, और 4 दिनों तक मैं कब्रिस्तान नहीं गया। 5वें दिन जब दिल नहीं लग रहा था, फिर से कब्रिस्तान, और मुझे देखकर वो गुस्सा हो गई। गर्दन से पकड़कर पेड़ पर लटका दिया और फिर नीचे गिराकर कहने लगी, तो पागल हो, आए क्यों नहीं? मेरा तो मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, तुम भी ना पसंद कर रही हो ना, लेकिन मुझे लगता है हमें दूर हो जाना चाहिए। मैं जितना समय तुम्हारे साथ बिता रहा हूं, ये कोई ताकत है या सच में प्यार है? लेकिन मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूं। 4 दिन बिता पाया तुम्हारे बगैर, फिर से यहीं पर आ गया। अब क्या करूं, तुम ही बताओ। वो भी बड़ी मायूस कहने लगी, आग इस तरफ भी है, इच्छाएं मेरी भी अधूरी थी, प्यार मेरा भी अधूरा था, और पता नहीं क्यों अब तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन मैं मर चुकी हूं, तुम जिंदा हो, हमारी जोड़ी कभी बन नहीं पाएगी। मैंने उसको कहा, शायद मैं कोई तरीका ढूंढ पाऊं, और तरीका तो उसके पास था, लेकिन उसने कहा वो तरीका बहुत खतरनाक है और तुम्हारा दिमाग जितना काम करता है तुम तो कर ही नहीं पाओगे। बस फिर क्या था, मुझे लगा नामुमकिन है, लेकिन उसने जता दिया मुश्किल है। रास्ता तो है ना। जिद की मैंने, लड़ाई की, झगड़ा किया, लेकिन पता कर लिया तरीका क्या है, और तरीका जो उसने बताया वो काफी खौफनाक था। उसने कहा, इस कब्रिस्तान में कई तांत्रिक जादूगर आ चुके हैं, और एक ऐसा तांत्रिक जो उसे फायदा करवा के गया था और उसका मतलब भी पूर्ण हुआ था। वो तांत्रिक ये कह रहा था, अगर तुम जिंदा होना चाहती हो तो मेरे पास तरीका है, लेकिन खतरा मैं उठा नहीं सकता। क्या कोई तुम्हारा अपना है जो अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें जिंदा करने की कोशिश करे? मैंने कहा, मैं हूं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उसने कहा था, आफरीन ने कहा था, नहीं, तुम भी मर गए तो हमारी जोड़ी बनेगी नहीं, भटकेगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह भटको। लेकिन उस तांत्रिक का पता पूछा और मैं पहुंच गया उस तांत्रिक के पास। मैंने आफरीन से मिलने की पूरी बात बताई और वो हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा। तुम पागल हो, मुर्दों से कौन प्यार करता है? मैंने कहा, मैं। उसने कहा, तो तुम पागल ही हो। अब तरीका बड़ा अजीब है, लेकिन तुम्हारी जान भी खतरे में जा सकती है, और वही खतरा नहीं है, तुम कोई भयानक जिन्न बन सकते हो, कुछ और बन सकते हो। ये तरीका इतना खतरनाक है, सोच तो रहे हो ना? मैंने कहा, बताइए, बस बताइए। उसने कहा, तो जानो, एक चुड़ैल एक रूह होती है, और एक रूह को चाहिए एक शरीर, लेकिन शरीर तो तुम ढूंढ निकालोगे। अब कोई लड़की जो मरी हुई हो, किसी मुर्दा घर में कोई लाश, कहीं ना कहीं से कोई लाश तो मिल ही सकती है। अब उस लाश की आंखों में एक जिन्न का आंसू डालना होगा, जिन्न ढूंढना होगा, उसका आंसू निकालना होगा, आंसू लाश में डालना होगा, और उस लाश में वो चुड़ैल जा सकती है। फिर वो शरीर उसका, और सब हैरान हो जाएंगे कि जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। धीरे धीरे उसका रूप बदलेगा और वो उसी रूप में आ जाएगी जिस रूप में वो है। मैंने कहा, यह तरीका तो काफी आसान सा लगता है। उस तांत्रिक ने कहा, लगता है, क्योंकि अभी सिर्फ बात बताई है, जब करने जाओगे तब पता लगेगा। वापस कब्रिस्तान जाकर मैंने आफरीन को यही बात बताई और वो कहने लगी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, तुम्हें नहीं पता एक जिन्न कितना खतरनाक होता है, लेकिन उसे रोका जा सकता है, मारा भी जा सकता है, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसी भी जिन्न को रुलाया कैसे जा सकता है, और फिर उसका आंसू,
एक लाश की आंख में डालना होगा। वो काम तो हो सकता है, किसी मुर्दा घर में कोई ना कोई लाश तो होगी ना। अचानक कोई लाश जिंदा हो जाए तो हर कोई हैरान ही होगा ना। वो बात नहीं है। जिन्न का आंसू निकालना सबसे मुश्किल वाली बात है। ये काम तुम कैसे कर पाओगे? मैंने उसको कहा, हम साथ में कर सकते हैं। तुम मेरे शरीर पर हावी हो सकती हो, इससे हम दोनों बहुत ताकतवर बन जाएंगे। और फिर क्या, एक जिन्न को पीटेंगे, पीट पीट के रुलाएंगे, आंख से आंसू निकल जाएंगे ना। उसने कहा, काम इतना आसान नहीं है। तुम नहीं जानते एक जिन्न कितना ताकतवर होता है। और वो कोई ऐसी काली शक्ति नहीं है। जिन्न एक जीव है, लेकिन उसे रुलाना ये तो बड़ी मुश्किल है। चलो, मैं तुम पर हावी होती हूँ। तुम्हें दोबारा उस तांत्रिक के पास जाना होगा। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आखिर ये कैसे किया जा सकता है और एक जिन्न को कैसे ढूंढा जाए, वो भी तो जानना होगा। उस कब्रिस्तान में एक जिन्न था जो कुछ समय के लिए आया था, लेकिन मुझसे कभी उसने नजरें तक नहीं मिलाई। वो जमीन के नीचे ही रहता, एक कब्र के पास आता, फूल रखता और चला जाता। लेकिन अब वो नहीं आता और मुझे नहीं पता वो कहां से आया था। तो जिन्न को ढूंढे कैसे? वो चुड़ैल आफरीन मुझ पर हावी हो गई। मुझे उसका चेहरा आंखों के सामने दिखता, लेकिन वो मेरे शरीर में होती। ऐसे मैं उस तांत्रिक तक दोबारा पहुंचा और मैं कहने लगा, वो मेरे साथ है। वो हंसने लगा और कहने लगा, कमाल ही हो गया। इंसान और चुड़ैल की जोड़ी, और एक इंसान जिद्दी चुड़ैल को जिंदा करना चाहता है प्यार को पूरा करने के लिए। कमाल हो गया। कैसी कमाल की प्रेम कहानी है जिसमें दोनों मरोगे और दोनों भटकोगे। तब आफरीन ने कहा, आप ये बताइए, जिन्न कहाँ मिल सकता है, उसे कैसे ढूंढा जा सकता है? और तांत्रिक ने एक तरीका बताया। उसने चमकदार एक काला पत्थर दिया। उस काले पत्थर को एक पानी की मटकी के अंदर रखना होगा। जब वो पत्थर चमकने लगे, समझो वहां पर एक जिन्न का वास है और वहां पर जिन्न को ढूंढना होगा रात के वक्त। अब जिन्न कोई साधारण शक्ति नहीं है, आसानी से वहां कुछ न कुछ करता चलता फिरता नजर आ जाएगा। लेकिन जिन्न भीड़ में नहीं होता, सुनसान जगह पर होता है, तो खतरा होगा। फिर क्या था, उस पत्थर को एक मटकी के अंदर डालकर, पानी डालकर ले गए हम। काला पत्थर बहुत ढूंढा, कई जगह ढूंढा, मध्य प्रदेश के जंगलों तक पहुंच गए। हमें कुछ जानकारी मिल गई थी पत्थर के रंग बदलने से कि किस तरफ एक जिन्न हो सकता है, बिल्कुल एक कंपास की तरह। मध्य प्रदेश के जंगली इलाके में रात के वक्त अच्छा सिर्फ यही लगता कि उससे बातें कर पाता। वो अपने बारे में बताती, मैं सुनता चला जाता। मैं बताने की कोशिश करता, वो कहती मुझे सब पता है। थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता, झूठ तक बोल नहीं सकता था। वो सब जान चुकी थी, मेरे शरीर में थी, मेरे दिमाग में थी। और जब वो पत्थर चमकने लगा, हमारी आंखें खुल गईं। घने जंगल के बीच में थे हम। वहां कुछ पत्थर, ईंटें, खंडहर बने हुए जंगल में, जो शायद सैकड़ों साल पहले यहां पर कुछ ना कुछ बना होगा, उसके थे। और पत्थर के चमकने पर समझ गए हम, जिन्न आसपास है और हमें जिन्न के आंसू को निकालना है। आफरीन तैयार थे, बस नजर आ जाए तो हमला कर देंगे। फिर क्या था, हम दोनों तैयार, ढूंढने लगे, देखने लगे, कोई तो मिले। इंसान के रूप में होते हैं जिन्न, जब उन्हें खतरा नहीं होता तो इंसान के रूप में होते हैं। वहां चूड़ियों की आवाज, कंगन की आवाज, पायल की आवाज एक ही जगह से आ रही थी। चलते चलते हम वहां पर पहुंचे तो एक पत्थर पर बैठा खाना खा रहा एक आदमी मिला। हट्टा कट्टा 7 फुट का रेसलर जैसा वो आदमी फलों को खा रहा और पायल पहनी, कंगन पहने, उसने कानों में भी झुमके पहने हुए थे। हर एक गहना आवाज कर रहा, लेकिन बड़ी दाढ़ी। खाना खाते खाते हमारी तरफ देखता हुआ कहने लगा, ओ लड़के, मरना चाहता है, चला जा। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई उसे देख रहा है।
उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, धमकी देकर भगाना चाहता था। मैंने कहा मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं रुकने के लिए आया हूं और तुमसे एक छोटा सा काम है। उसने कहा अच्छा, मैं तुम्हें काम वाली बाई दिखती हूं? काम है, भाग जा यहां से। मैंने कहा भागने के लिए नहीं आया, वो काम तुम खुद करोगे या मैं तुमसे करवाऊं? फलों को फेंका उसने, खड़ा हो गया। 7 फुट का हट्टा कट्टा इंसान नहीं, जिन्न। मैं खड़ा खड़ा कांपने लगा, लेकिन फिर आफरीन की चुड़ैल की ताकत जब शरीर में महसूस हुई, हिम्मत बढ़ गई। वो कहने लगा, धमकी दे रहा है? कौन है तेरे साथ? कोई भी नहीं, काट डालूंगा, चला जा यहां से। मैंने कहा तू काट नहीं सकता, मैं तुझे पीटूंगा, मारूंगा नहीं, बस रुलाना है तुझे। हंसने लगा। मुझे रुलाना चाहता है, खुद रो कर जाएगा। आजा आजा, कर ले कोशिश। मैं भागते हुए गया, उसके चेहरे पर मुक्का मारा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं डर कर पीछे हो गया। फिर वो कहने लगा, मुक्का और हुक्का गर्म हो तभी मजा आता है। मजा नहीं आया। लेकिन मैंने जो मुक्का मारा था, इंसान की तरह मारा था। और उसके बाद आफरीन की आवाज मेरे कान में, अब करो जरा कोशिश। मैं भागता हुआ गया, उसके मुंह पर मुक्का मारा और उसे उठाकर नीचे पटक दिया। फिर गाल का एक तरफ का हिस्सा उसका सूज चुका था, जो एक ही पल में ठीक हो गया। और फिर वो खड़ा हुआ, हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। चोट और वोट घर से बाहर निकल कर ही पड़ती है। ओह, तेरे शरीर में इतनी जान तो नहीं है, इतना जोरदार मुक्का कैसे मार पाया तू? बता तो जरा। और फिर मैंने कहा, वो तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, आजा अभी तुझे बताता हूं। सामने से वो मुझ पर वार करना चाहता था, मैंने भी उस पर वार किया। वो भी तगड़ा, मैं भी तगड़ा। उठाकर उसने पटका, उठाकर मैंने भी पटका। उसने एक दीवार पर दे मारा, नीचे गिरा, थोड़ा दर्द हुआ। लेकिन आफरीन की ताकत, एक चुड़ैल की ताकत भी भयानक होती है। मैंने भी उसे उठाकर एक पेड़ पर पटक दिया। उसकी पीठ जबरदस्त तरीके से टकराई और नीचे से उठकर कहने लगा, ओह, चाहता क्या है? क्या दुश्मनी है जो मारना नहीं चाहता, रुलाना चाहता है? मैंने कहा, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, आ जाओ करो मुकाबला। वो खड़ा हुआ, उसके बाद अपनी छाती को झाड़ा और पीछे की तरफ भागने लगा। उसकी रफ्तार बड़ी तेज, मैं भी उसके पीछे पीछे। पहली बार ऐसा जिन्हें देखा था जो डर कर भाग रहा था, रोना नहीं चाहता था, पिटना नहीं चाहता था। मैं भी पीछे पीछे। मुझे तो सांस चढ़ गई। आफरीन कहने लगी, सांस लो, शरीर इंसानी है, ताकत भले ही मेरी है, तुम्हें सांस लेनी होगी, वरना तुम मेरे जैसे बन जाओगे बिना सांस वाले। तो रुक कर मैं सांस ले रहा, लेकिन वो तो जिन्न था ना। एक पेड़ के पास बैठ गया और कहने लगा, भगना और हगना जोर से चाहिए, वरना मंजिल अधूरी रह जाती है। मैंने कहा, धत तेरी की, पीछे भागने लगा। सांस की नहीं पड़ी थी, मैं उसे पकड़ना चाहता था, आफरीन को अपना जो बनाना था। अच्छा भगाया उसने, रफ्तार बहुत तेज, जिन इंसानों से तेज भागते हैं। अब मुझे पता लगा था उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। तब आफरीन ने कहा, इससे सौदा कर लो, इसे पकड़ नहीं सकते तो कोई सौदा कर लो, इसका कुछ फायदा कर दो, क्योंकि जो जिन्न हैं उन्हें भी फायदा चाहिए। मान लो वो भी कुछ लालची होते ही हैं। तो मैंने उस जिन्न को पीछे से आवाज लगाई, भागो मत, अब मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं, हम सौदा क्यों नहीं करते? और फिर वो जंगल के बीच में मेरी तरफ देखता हुआ खड़ा होकर कहने लगा, अब आए ना लाइन पर, तुम्हें मुझसे काम है, तुम मुझे इसलिए नहीं रुलाना चाहते कि बदला लेना है, काम तो कोई और है। पहले तुम बताओ काम क्या है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा काम हो सकता है या नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया कि एक चुड़ैल आफरीन जो मेरे शरीर में है, मुझे उसे जिंदा करना है, और उसे जिंदा करने के लिए मुझे तुम्हारे आंसू की जरूरत है। मुझे लगा था पीट कर तुम्हें रुला डालूंगा, लेकिन अगर ऐसे नहीं हो सकता तो तुम मदद कर दो। उसने हंसते हंसते कहा था, लड़की और कड़की जबरदस्त होना तो कपड़े उतर जाते हैं। फिर वो कहने लगा, तो प्यार है, प्यार का माजरा है, इसलिए मदद तो कर सकता हूं, क्योंकि दिल तो मेरा भी दुखा था।
अब उसका दिल दुखा था, वो कमज़ोर सा पड़ने लगा, अपने प्यार की बात करने लगा और मुझे लगा यही मौका है, इससे भी इसे रुलाया जा सकता है ना। ये अपने प्यार के बारे में कुछ याद करेगा, सोचेगा, थोड़ा सा रोएगा, मुझे तो बस एक आंसू चाहिए ना। जिन्नात के आंसू एक डिब्बी में डाल लेने हैं बस। बैठ गया वो, मैं भी पास में बैठा, साथ में आफरीन एक तरफ। वो जिन्न कहने लगा, लड़की खूबसूरत है तभी तो प्यार हुआ ना, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता सिला जिन्न कितनी खूबसूरत होती हैं और जिससे मुझे प्यार हुआ था। क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं। मैंने कहा बताइए, बताइए तो सही, आपको बताना होगा प्यार कैसे हुआ और कैसे अधूरा हो गया। वो जो सैड एंडिंग है ना, सैड एंडिंग, वो ज़रूर बताना, डिफाइन करना अच्छे से। वो सोचने लगा और साफ था, थोड़ा थोड़ा सा इमोशनल होने लगा था, आंखें थोड़ी थोड़ी भरती, लेकिन फिर खुद को वो संभाल लेता। लेकिन उसके वो मुहावरे ऐसे अश्लील, गंदे, भद्दे, घटिया, क्या ही कहूँ। बार बार अपने मुहावरे सुनाने लगता और साथ में आफरीन की हंसी निकल जाती। वो कहने लगा था, वो बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, यहीं जंगलों में घूमा करती थी। हमारी जिन्नातों की दुनिया से कभी कभी हमें बाहर निकलने का मौका मिलता है। अब इंसानों के लिए तो ये 100-200 साल होंगे ना, हमारे लिए तो कुछ ही समय होता है। तो हम निकलते हैं नई नई जगह, ये जंगल, खूबसूरती। अब तुम्हारे शहर तो गंदे ही है, कुछ नहीं है, लेकिन जंगलों में सब कुछ अच्छा लगता है। यहीं पर मुझे दिखी थी खूबसूरत, वो भी उस दुनिया से आई थी। अब सिला जिन्न की दुनिया अलग होती है, वो लड़कियों वाली जिन्न। मुझे देखा करती थी, मैं उसे देखा करता था, प्यार मुझे हो गया था। वो तो भैंगी थी, मुझे लगा मुझे देखती थी, नजरें तो कहीं और होती थी, पेड़ों को देखती थी, लेकिन हंसती थी तो मुझे लगा प्यार हो गया। लेकिन जब मैंने दिल की बात की, क्या बताऊं, जब मैंने दिल की बात की, मैंने कहा क्या हुआ, आगे क्या हुआ। उसने कहा, जिन्नात और कुत्ता जात बीच में हगते हैं, बीच में। उसने भी हग दिया। जब मुझे पता लगा भैंगी है, कहने लगी तुझे तो पहली बार देखा है। मैंने कहा हर बार तेरे सामने खड़ा होता हूँ, मुस्कुराता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ तो गायब हो जाती है। उसने कहा मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और एक तरफ हो जाओ, सामने मत खड़े हो जाओ, मुझे सामने नजर नहीं आता, दोनों आंखें भैंगी हैं मेरी, आगे कुछ नजर नहीं आता। फिर क्या था, मुझे लगा मुझे देखकर हंसती थी, लेकिन वो तो मजाक में ही हंसा करती थी। दिल टूट गया मेरा, ऐसा दिल टूटा मेरा, ऐसा दिल। उसके बाद से रोना आता है, रोना आता है। वो रोता गया, उसकी आंखों से आंसू निकलते गए और मैंने डिब्बी उसके मुंह के पास की। वो तो ऐसे रो रहा था उसे जैसे होश ही ना हो। फिर वो आंसू सारे के सारे डिब्बी में चले गए। डिब्बी को किया मैंने बंद, फिर उसे संभालने की कोशिश की। कोई बात नहीं, लड़कियां आती जाती रहती हैं और मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, सिला जिन्न है ना, और भी कई सिला जिन्न होंगी, किसी और के पीछे पड़ जाओ, मिल जाएगी। वो कहने लगा नहीं, मेरा प्यार सच्चा था। मैंने कहा तो कोशिश करो ना, तो ढूंढो उसे। सच्चे प्यार के लिए कुछ भी किया जा सकता है। देखो ये मर चुकी है और मैं इसे जिंदा करना चाहता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है ना। उसने कहा हाँ, लेकिन जो जिन्न है ना वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। मैंने कहा क्या मतलब, वो बेचारी मर गई? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया ज़्यादा, फिर मैंने उसे मार डाला, निचोड़ दी गर्दन उसकी, यहीं पैरों के नीचे दबाई थी। अब जो जिन्नातों के शरीर होते हैं वो गलते नहीं, कभी कभी मिट्टी से निकाल कर देख लेता हूँ, गले से लगाता हूँ, फिर से दफना देता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर हमारे हाथ पांव फूलने लगे थे। आफरीन ने तब कहा, वैसे भी हमें शरीर ढूंढना है ना, तो उस जिन्न के शरीर में अगर आंसू डालकर मैं चली जाऊं, 1 महीने में उसका शरीर इंसानी शरीर बन जाएगा। वो सिला जिन्न से साधारण इंसान बन जाएगी, यानी कि मैं बन जाऊंगी, मुझे बिल्कुल मेरा ही शरीर मिल जाएगा जैसे मैं पहले थी। मैंने कहा उसे जिंदा किया ये दोबारा निचोड़ देगा और तुम इंसान बनोगी, उसके बाद ये छोड़ने वाला नहीं। लेकिन हमारे पास रास्ता ही नहीं था। जब उस जिन्न ने कहा मेरे आंसू बस 1 घंटे में सूख जाएंगे,
जिनके आंसू जल्दी सूख जाते हैं और मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं हमेशा के लिए चला जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तुम जल्दी से लाश के ऊपर ये आंसू डाल दो। हम क्या करते? हमने तो लाश का इंतजाम किया ही नहीं था और आंसू सूख भी जाते हैं, हमें पता नहीं था। अब उस जिन्न ने हमें इतनी आसानी से जाने ही नहीं दिया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने उसको कहा, वो लाश निकालो, वो लाश निकालो, कहाँ पर है? हमें उसे देखना है, हमें उसे देखना है। वो मान नहीं रहा था, लेकिन हमने उसको कहा हम उसे जिंदा कर सकते हैं। ये तरकीब थी हमारी और उसने लाश को निकाला। सिला जिन्न बेहद खूबसूरत, और उसकी आंख में हमने आंसू डाले और मेरी आफरीन उसके शरीर में चली गई। वो सिला जिन्न उठकर खड़ी हो गई और मुझे गले से लगाया, जबकि बाजुएं तो उसने फैलाई थी। उस जिन्न ने जब मुझे गले से लगा लिया, मेरी आफरीन ने वो भड़क गया और कहने लगा, धोखा, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। मेरी सिला जिन्न जिंदा हो गई और किसी गैर मर्द को गले लगा रही है। निचोड़ डालूंगा, मरी हुई ही ठीक थी, कम से कम देखा तो करता था। उसे पता था कि वो जिंदा होकर आफरीन उसका शरीर बन गया है वो, लेकिन वो निचोड़ देना चाहता था दोबारा। उसके बाद वो हमारे पीछे, हम आगे। वो जिन्न कभी उड़ता हुआ, कभी पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए, मैं और आफरीन भागे भागे जा रहे। भैंगी भैंगी सी लग रही थी आफरीन, कभी किसी पेड़ से टकराती, कभी खास में पैर फंसता और जमीन पर गिर जाती। अभी तो सिला जिन्न ही थी ना, शरीर तो वही था, धीरे धीरे बदलता, लेकिन वो जिन्न हमें पकड़ना चाहता था। एक जगह उसने हमें घेर ही लिया और तब लगा था ये आखिरी दिन है हम दोनों का। अब क्या करेंगे? मेरे पास तो कोई ताकत भी नहीं। भाग सकता हूं मैं, लेकिन अब भागूंगा नहीं। पूरी जिंदगी भागा हूं, अब नहीं भागूंगा। मैं सामने खड़ा हो गया उस जिन्न के और कहने लगा, ये मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। इसके लिए तो पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। उसने कहा, ये मेरी है। मैंने कहा, ये मेरी है। उस जिन्न ने कहा, देख तेरी तरफ रही है, भैंगी है ना, मुझसे गले लगना चाहती होगी, तुझसे गले लग गई। तेरी आफरीन की आत्मा है उसमें, लेकिन तेरी आफरीन भी मेरी हो सकती है ना। मैं उसके शरीर से ही तो प्यार करता था, अंदर से तो कमी नहीं थी, मैं जान गया था। तो अगर तेरी वाली ये आफरीन उसके शरीर में है तो ये मेरी है। झगड़ा होने लगा, लेकिन सिर्फ बातों का, क्योंकि बातों से ही अब तो लड़ सकते थे। वो जिन्न था ताकतवर। उसने कहा, प्यार और अचार दोनों ही मेरे नसीब में नहीं है। अब वो छलांग लगाकर मुझे मारने के लिए आया और आफरीन ने मुझे बचाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तो मरी हुई थी ना, तुमने मुझे जिंदा करने की कोशिश की, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो सामने आ गई, उसने पकड़ा, लेकिन तब महसूस हुआ उसे, सिला जिन्न का शरीर ताकतवर तो होता है। वो बेचारी भैंगी थी, उसे पता नहीं लगा खुद को कैसे बचाना है, लेकिन आफरीन तो ताकतवर थी, चुड़ैल थी। अब चुड़ैल की ताकत भी उसके पास, सिला जिन्न की ताकत भी उसके पास, और सामने एक साधारण सा जिन्न जो उसे निचोड़ना चाहता था। वो उसके हाथों से अपनी हड्डियां तोड़वाने लगा, अपने शरीर को तोड़वाने लगा। उठा उठा कर जो पटका वो बुरी तरह से छिल गया, बुरी तरह से जख्मी। और ऐसी ताकत मैंने आफरीन की आंखों से आग निकलते हुए देखी। जहन्नुम की आग नजर आ रही थी वो, और चीखें मार रहा सामने से जिन्न। माफी मांगने लगा, लेकिन उसकी माफी भी मुहावरों वाली थी। उसने कहा, माफी और काफी मुझे मिल जाए तो मैं भागना शुरू कर देता हूं, छोड़ दो मुझे। उसे माफ किया, आफरीन ने उसे माफ किया और कहा, चला जा, दोबारा नजर मत आना, वरना 4 हिस्सों में बांट दूंगी। एक जहन्नुम की आग में, एक यहां फेंक दूंगी, एक सिला जिन्न के रिश्तेदारों के पास भेज दूंगी, और बाकी के हिस्से का क्या करूंगी तुम्हें बताऊंगी नहीं, क्योंकि हगना और भगना जोर से चाहिए ना, वरना मंजिल अटक जाती है। वो भागा, ऐसा भागा दोबारा नजर नहीं आया, लेकिन मुझे डर लगने लगा था। आफरीन, तुम आफरीन ही हो ना? वो मुस्कुराते हुए
मुझे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ी। एक पेड़ को गले से लगा लिया। कहने लगी, मैं तुम्हारी हुई हमेशा के लिए। तुम इतने सख्त कैसे हो गए? मैंने कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारी नजरें किसी और तरफ जा रही हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करना। तुम्हारी आंखें महीने में ठीक हो जाएंगी, उससे पहले कहीं और मत लड़ा लेना। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूं। उस जंगल में कई दिनों तक हम रहे थे। धीरे धीरे आंखें सीधी होती हुई देखी, चेहरा बदलता हुआ देखा। जिस आफरीन से मैं प्यार करता था ये वही बन गई थी, और महीने में इतनी खूबसूरत। जब मैं उसे अपने घर लेकर आया था, माँ को कहा था मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन लड़की ढूंढनी होगी ना दूर दराज से। अब तुम दिखते ठीक ठाक ही हो तो लड़की भी वैसी ही मिलेगी। लेकिन माँ ने जब आफरीन को देखा तो कहा, बता, इसे तू तंग करके लेके आया है ना, इसे ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो हाँ की है ना इसने? आफरीन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इससे प्यार करती हूँ। फिर क्या था? सब मुझ पर हंसते, लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे। लेकिन आफरीन चुड़ैल भी थी, सिलाजिन भी थी, ताकतवर इतनी कि समय बदल सकती थी। मेरी मैकेनिक की दुकान एक बड़े शोरूम में बदल दी उसने, समझदारी से, ताकत का इस्तेमाल किए बिना। और घर बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। वो गलतियां जो मेरे पिता ने की, मैंने की, आफरीन ने नहीं की थी। कैसे गरीबी से बाहर निकला जाता है समझदारी से, मैं जान गया था। अब वो मेरी बीवी है, मेरे साथ रहती है। भले ही आस पड़ोस में लोगों को भूत नजर आते हैं उनके घरों में, जब भी वो मेरी बीवी की चुगली मेरी माँ के साथ करते हैं, मुझे पता होता है आस पड़ोस में भूत कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं लग पाएगा। चाहे तांत्रिक बुला लो या कोई बाबा, मेरी बीवी अब साधारण नहीं है। अब वो समय बदल सकती है किसी का भी। और जाते जाते मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा उस जिन्न की तरफ से कि चुड़ैल और बैल बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर आपको संभालने आ जाए ना तो फायदा बहुत होता है।